विद्यार्थियों, राजस्थान का अपवाह तंत्र अपन पढ़ रहे थे, जिसमें पहले क्लासेस में अपन ने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ा और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ा। आज अपन आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। अब इधर मैं आपको मानचित्र में दिखाऊं कि आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं, एक तो है इधर हनुमानगढ़ और गंगानगर की घग्गर नदी। ये है घग्गर नदी, घग्गर नदी। दूसरी है इधर ये कांतली नदी, जो सीकर जिले से निकलती है और चूरू के प्रवेश करती समाप्त हो जाती, कांतली नदी। तीसरी है इधर जैसलमेर में कांकनी नदी, कांकनी, या इसे कांकने भी कहते हैं, कांकनी नदी। और इधर जयपुर के इधर से निकलती है, यह है साबी, साबी या सांबी। और एक ये है बाणगंगा, इसकी मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगी कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी में भी मैंने आपको पढ़ाई थी और आंतरिक प्रवाह में भी। तो कब ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली किन्हीं किताबों में क्यों माना जाता है और आंतरिक प्रवाह में क्यों माना जाता है, अभी जब अपन इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं ये घग्गर नदी। तो जो आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं, वो सबसे पहली है नंबर 1 घग्गर नदी, घग्गर। ये जो घग्गर नदी है, ये घग्गर नदी वैदिक कालीन जो सरस्वती नदी है, नदी थी, उसी की सहायक नदी ये रही है। वैदिक कालीन जो सरस्वती नदी थी, उसी की ये सहायक नदी रही है। और अब ये प्राय एक मृत नदी है, मृत नदी है। इसका जो उद्गम है, ये घग्गर नदी का जो उद्गम है, ये हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से है, शिवालिक श्रेणियों से है। शिवालिक श्रेणियों में शिमला में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के शिमला के कालका नामक स्थान से निकलती है, कालका, ठीक है। कालका नामक स्थान के निकट से निकलती हिमाचल प्रदेश में। और कालका के बाद ये अंबाला, जो कि हरियाणा में, अंबाला के बाद ये आती है पटियाला, जो कि पंजाब में है। पटियाला के बाद ये वापस हिसार, हरियाणा में। और हिसार के बाद ये राजस्थान के गंगानगर में, राजस्थान के गंगानगर में टिब्बी के पास, टिब्बी नामक स्थान है गंगानगर में, टिब्बी के उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में ये प्रवेश करती है। उसके बाद हनुमानगढ़, गंगानगर के बाद ये हनुमानगढ़ के भटनेर के रेगिस्तान में ये विलीन हो जाती है। रेगिस्तान, भटनेर के रेगिस्तान में ये विलीन हो जाती है घग्गर नदी। इसकी जो कुल लंबाई है घग्गर नदी की, कालका से लेके और कुल लंबाई कालका से लेके और हनुमानगढ़ के भटनार तक 465 किलोमीटर, 465 किलोमीटर। और इसके अंदर ये इसका जो घग्गर नदी के जो विशेषता बताती है कि घग्गर नदी, इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो बहुत ही अव्यवस्थित अपवाह क्षेत्र है कि बाढ़ के दिनों में यहाँ पर, बारिश के दिनों में यहाँ पर बाढ़ का पानी फैल जाता है और प्राय इस क्षेत्र में बाढ़ें आती रहती हैं। तो इसका जो अपवाह क्षेत्र है घग्गर नदी का, वो अव्यवस्थित है। अपवाह तंत्र जो है इसका, वो अव्यवस्थित अपवाह तंत्र है, अव्यवस्थित है।
ठीक है, तो ये हुई घग्गर नदी, जो कि वैदिक सरस्वती की सहायक नदी रही है, लेकिन अब ये प्राय मृत नदी है और ये हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में प्रवाहित होती है। और इसका कालका से लेके और भटनेर तक, हनुमानगढ़ भटनेर तक इसकी 465 किलोमीटर लंबाई है और यहाँ पे ये रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। तो ये आंतरिक नदी है। दूसरी अपन पढ़ते हैं, ये है कांतली नदी। कांतली, तो जो दूसरी नदी है वो मैं आपको इधर पढ़ाऊं, कांतली नंबर 2, कांतली नदी। कांतली नदी का जो उद्गम है वो सीकर जिले में, सीकर जिले की खंडेला पहाड़ियों में, खंडेला पहाड़ियां, और इसकी जो कुल लंबाई है इस नदी की मात्र 100 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई जो है 100 किलोमीटर, और ये इधर चूरू की सीमा पे समाप्त हो जाती है। इसका चूरू की सीमा पे प्रवेश करते ही, चूरू की सीमा प्रवेश करते ही ये नदी समाप्त हो जाती है। कहें कि वहां के रेगिस्तान में ये विलीन हो जाती है। ये भी पूर्ण रूपेण वर्षाकालीन नदी है। या मौसमी नदियां, जितनी भी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं वो सब मौसमी नदियां हैं, मतलब केवल बारिश के दिनों में उनमें पानी होता है, बाकी ये सूखी रहती हैं। और कांतली का जो अपवाह तंत्र है वो 100 किलोमीटर एरिया, मैंने आपको बताया मात्र 100 किलोमीटर एरिया यहाँ से सीकर से लेके और चूरू की जहाँ सीमा प्रारंभ होती है वहां ये समाप्त हो जाती है। तो ये हुई कांतली नदी। उसके बाद तीसरी है कांकनी नदी। इधर आप देख रहे हैं कांकनी, तीसरी जो नदी है ये इधर है, ये जैसलमेर में कांकनी नदी। इधर लिख देती हूँ, तीसरी ये है कांकनी। इसे कांकने भी कहते हैं, कांकने, कांकनी या कांकने नदी। ये इसका उद्गम जैसलमेर जिले में, और इसका उद्गम जैसलमेर नगर, जैसलमेर जिले के जैसलमेर नगर से 27 किलोमीटर दूर कोटरी गांव से, कोटरी गांव। ये भी पूरी वर्षा पोषित नदी है, केवल वर्षा के दिनों में यहाँ पानी रहता है। और इसकी जो जिस लंबाई में बहती है, या यूं कहें इसका जो अपवाह क्षेत्र है, ये मात्र 38 किलोमीटर बहने के बाद ये विलुप्त हो जाती है रेगिस्तान में। मात्र 38 किलोमीटर बहने के बाद ये विलुप्त हो जाती है। और इसका जो पानी है वो बूझ झील का निर्माण करता है। ये जैसलमेर में बूझ झील, इसका जो जल है वो बूझ झील का निर्माण करता है। और इसकी जो कांकनी की सबसे बड़ी विशेषता है कि जब इसमें अच्छी वर्षा हो जाती है तो इस नदी का जो नाम है, अच्छी वर्षा हो जाती है जब यहाँ पे, तो इस नदी का नाम मसूरदी नदी कहते हैं। जब इसमें पानी की मात्रा अच्छी आ जाती है तो इसे मसूरदी नदी कहते हैं। तो तीसरी हुई है कांकनी या कांकने नदी। इसके बाद इधर अपन देखें, ये चौथी साबी नदी। यहाँ पर आपको ये मानचित्र में नजर आ रही होगी साबी। तो साबी इधर मैं इधर कर लेती हूँ। चौथी है साबी नदी। इस साबी नदी का जो उद्गम है, इधर देखिए, ये जयपुर जिले के निकट सेंवर की पहाड़ियों में, ये इधर जयपुर है, तो इसका जो उद्गम है साबी का, ये जयपुर जिले में, जयपुर जिले के निकट सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां, तो जयपुर के निकट सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और इधर से निकलकर ये अलवर जिले के बानसूर तहसील में, बानसूर के बाद बहरोड,
किशनगढ़वास, मुंडावर और तिजारा के बाद ये हरियाणा राज्य में, हरियाणा राज्य के गुड़गांव, हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में पटौदी के पास विलीन हो जाती है। वहां के रेगिस्तान में ये विलीन हो जाती है हरियाणा जिले में। तो उद्गम इसका साबिका हुआ जयपुर में, जयपुर के बाद इधर अलवर के सारे तहसील कवर करते हुए बानसूर, बहरोड, किशनगढ़, मुंडावर होते हुए हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में ये पटौदी के पास इधर ये विलीन हो जाती है। तो ये हुई साबी नदी। अब जो चौथी इंपॉर्टेंट नदी है ये बाणगंगा, इसके बारे में आप जान लीजिए कि बाणगंगा जो नदी है ये किन्हीं किताबों में तो आपको आंतरिक प्रवाह की नदी मिलेगी और किन्हीं किताबों में आपको चंबल इधर बंगाल की खाड़ी में विलीन होने वाली या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में बाणगंगा दी हुई है। तो जो बाणगंगा है ये यमुना की ही पहले ये यमुना नदी के साथ बहती थी और यमुना जब पूर्व की ओर थोड़ी शिफ्ट हो गई तो ये पीछे छूट गई। तो जो बाणगंगा की जो सबसे बड़ी बात है कि जब इसमें जल की मात्रा ज्यादा आ जाती है तो बाणगंगा यमुना में विलीन हो जाती है और यमुना आगे जाके गंगा में चली जाती है और गंगा अंततः बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी माना जाता है। लेकिन जब इसमें जल की मात्रा कम होती है तो ये यहीं पे भरतपुर में ही इसका पानी फैल जाता है। तो ये आंतरिक प्रवाह की नदी में इसे सम्मिलित किया जाता है कि जब जल कम होता है तो ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, जब जल ज्यादा हो जाता है तो ये यमुना में चली जाती है। तो इसका जो जल है जब जल कम होता है तो भरतपुर के आसपास ही यहाँ पे फैल जाता है। इसकी जो दूसरी बड़ी विशेषता है वो है ये रुंडित नदी है। रुंडित नदी, रुंडित नदी मतलब कि पहले ये यमुना के साथ बहती थी लेकिन यमुना जब पूरब की और आगे की तरफ खिसक गई तो ये पीछे छूट गई। तो ये इसको रुंडित नदी के रूप में जाना जाता है। बी हेडेड रिवर इसे कहते हैं, रुंडित नदी। और ये अवसादों के बीच में यहाँ पे विलुप्त हो गई है। तो बाणगंगा की विशेषता है, ये जीके में बहुत प्रश्न आता है, ये आरएस में भी आता है कि रुंडित नदी क्या होती है, या ये आंतरिक प्रवाह की नदी है या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। तो इसको मैं क्लियर कर दूं कि जब इसमें जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये यमुना में चली जाती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। और जब इसमें जल की मात्रा कम होती है तो ये भरतपुर में ही इसका जल, भरतपुर के आसपास ही इसका जल फैल जाता है, तो ये आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो इधर अपन मानचित्र में देखें कि ये जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, इधर हनुमानगढ़ और गंगानगर में घग्गड़ नदी, दूसरी इधर सीकर में कांतली नदी, चौथी इधर जैसलमेर में कांकनी नदी, और जयपुर के सेवर की पहाड़ियों से निकलने वाली साबी नदी जो अंततः हरियाणा में चली जाती है, और पांचवी है बाणगंगा नदी। तो ये हुई आंतरिक प्रवाह की नदियां। अब आंतरिक प्रवाह की नदियां क्या होती हैं उसकी परिभाषा देख लो, शायद अपन ने पहले नहीं बताई मैंने। आंतरिक प्रवाह की नदियां क्या होती हैं कि जो नदियां या जिन नदियों का जल समुद्र तक नहीं पहुंचे उन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं। कि इन नदियों का जल किसी भी समुद्र में नहीं जा रहा, ना इधर जा रहा बंगाल की खाड़ी में, ना इधर जा रहा अरब सागर में, तो वे नदियां जिनका जल या वो नदियां जो किसी स्थान से प्रारंभ होकर समुद्र तक नहीं पहुंचती हैं, उनका जल समुद्र तक नहीं पहुंचता, या तो वो वहीं स्थानीय गड्ढे में समाहित हो जाती हैं या रेत के टिब्बों में वो विलुप्त हो जाती हैं। तो इन्हें कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। और ये राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्र पर है। राजस्थान के ये 60% क्षेत्र पर है आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह जो है वो 60% क्षेत्र पर है। तो ये आज अपन ने तीसरी नदी पढ़ी, आंतरिक प्रवाह की नदियां। नेक्स्ट क्लास में अपन राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ेंगे।